हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी एंड वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट चैनल। दोस्तों सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप लोग? बिल्कुल खैरियत से होंगे। ऊपर वाले से मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल सकुशल होंगे, अच्छे होंगे। और मेरे मित्रों, यूट्यूब पे बहुत दिन से क्लास नहीं हो रही थी क्योंकि थोड़ा सिस्टम में प्रॉब्लम थी। और ये मंडे ट्यूसडे तक सब चीजें अच्छी हो जाएंगी, बढ़िया हो जाएंगी। और मैं आप लोगों से ये माफी चाहता हूँ कि भाई एग्जाम टाइम में यूट्यूब पे क्लासें आपकी नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी स्पेशल क्लास मैंने कोशिश करके आप लोगों के लिए ली है और आगे भी अब लेते रहेंगे। 5 दिसंबर से मैं नया बैच लेके आ रहा हूँ पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का, ज्योग्राफी का पेपर फर्स्ट कंप्लीट कराएंगे। आज का जो टॉपिक होगा वो इंडियन ज्योग्राफी की रिवीजन क्लास होंगी। पार्ट 1 होगा इसमें। जो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो इंडियन ज्योग्राफी का रिवीजन क्लास आप लोगों के लिए है। और पार्ट 1 क्लास को शेयर आप लोग कर देना भाई बच्चों, क्योंकि जिन बच्चों का नहीं पता है उनको भी पता लग जाएगा, भला सबका होना चाहिए। तो पेपर 2 इंडियन ज्योग्राफी पार्ट 1, ठीक है। और मेरे दोस्तों, अनअकैडमी पे आप किसी भी कैटेगरी में कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसके लिए मेरा रेफरल कोड है राजेंद्र 10। आप रेफरल कोड राजेंद्र 10 यूज कर सकते हैं और 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। ये रेफरल कोड है अनअकैडमी पे। किसी भी कैटेगरी में प्लस कोर्स लेने के लिए रेफरल कोड यूज करें राजेंद्र 10, ठीक है। तो 10% का आइकोनिक में लो, प्लस में लो, सब में अवेलेबल आपको मिलेगा। ये मेरी प्रोफाइल है, राजेंद्र शर्मा के नाम से ये मेरी प्रोफाइल है। एजुकेटर इन नेट, यूपीएससी, पीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस जो कमीशन होता है इस कैटेगरी में अभी मैं नेट में पढ़ा रहा हूँ। यूपीएससी में पढ़ा चुका, पीएससी में पढ़ा चुका। आने वाले समय में मौका मिलेगा तो फिर क्लास होगी। राइटर मतलब मेरे द्वारा विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल जो किताब है उनका मैंने पब्लिश किया है और पढ़ाने का एक्सपीरियंस आपके सामने है। कम्युनिकेशन स्किल आपके सामने है। 9 मिलियन वॉच टाइम है, 17 के फॉलोअर्स हैं। तो अच्छा रिकॉर्ड है, 9 मिलियन वॉच टाइम और 17 के फॉलोअर्स अभी यूजीसी नेट जेआरएफ की कैटेगरी में है मेरे। न्यू फाउंडेशन बैच ये आप लोगों के लिए है। न्यू फाउंडेशन बैच, न्यू फाउंडेशन बैच है। ये किस किस का है? ज्योग्राफी का है और पेपर फर्स्ट का है। ये शुरू हो रहा है 5 दिसंबर 2021 से। 5 दिसंबर 2021 से। और ये किसके लिए शुरू हो रहा है? जिनका टारगेट जून है और जिनका टारगेट दिसंबर है, उनके लिए कोर्स शुरू हो रहा है। आप मेरा रेफरल कोड यूज करें इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, राजेंद्र 10। तो 10% फीस में क्या मिलेगा आपको? ऑफ मिलेगा। 10% फीस में आपको क्या मिलेगा? ऑफ मिलेगा। तो आप ये रेफरल कोड यूज कर सकते हैं मेरे मित्रों, ठीक है। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर पढ़ने के लिए आप अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यहाँ पे मेरे परम मित्रों, ठीक है। और यहाँ पे आपको दो कोर्स मिलेंगे, आइकोनिक और प्लस। आइकोनिक और प्लस की अगर मैं बात करूं तो आइकोनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस मिलता है, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट की गाइडलाइन, टेस्ट एनालिसिस, ये चीजें हैं ना, ये आपको मिलती हैं। जबकि प्लस में लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, कोर्स का स्ट्रक्चर, अनलिमिटेड एसेस, ये चीजें आपको मिलती हैं कोर्स में। आप अगर आपको आइकोनिक और प्लस दोनों में से कोई सेलेक्ट करना पड़े, जैसे आपको आइकोनिक लेना है तो आइकोनिक लेने के बाद में आपने आइकोनिक सेलेक्ट किया और रेफरल कोड आपने राजेंद्र 10 यहाँ पे लिखा और इसको अप्लाई किया। देखो, ऐड ए रेफरल कोड, तो राजेंद्र 10 लिखना है, इसको अप्लाई करना है, फिर आपको मंथ लिखना है। तो यहाँ पे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर मिल जाएंगे, इंटरेक्टिव लाइव क्लास मिल जाएगी, कोर्स की पीडीएफ मिल जाएगी, लाइव टेस्ट और क्यूज मिल जाएगा, पर्सनल कोच मिल जाएगा और आपका डाउट सेशन मिलेगा। सेम यदि आप प्लस में करते हैं ऐसे, तो प्लस में देखो आपको प्लस सेलेक्ट करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड ए रेफरल कोड, तो यहाँ पे आपको राजेंद्र 10 डालना है, इसको अप्लाई करना है और फिर कोई मंथ सेलेक्ट करना है आपको। तो यहाँ पे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर है, इंटरेक्टिव लाइव क्लास है, पीडीएफ है, लाइव टेस्ट और क्विज है। यहाँ पे आपको पर्सनल कोच और डाउट सेशन, ये चीज नहीं मिलती है, ये आपको याद रखना है। बेनिफिट्स देखो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज,
प्रैक्टिस सेट, कोर्स का शेड्यूल, पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, वीकली रिव्यू, बूस्टर सेशन, डाउट सेशन, इंटरव्यू की तैयारी, ये चीजें आपको, स्टडी मटेरियल, ये बेनिफिट सारे आपको मिलते हैं। तो आप हमारे साथ में जुड़ के पढ़ सकते हैं। अब देखो फीचर्स, देखो प्लस क्लास और स्पेशल क्लास के फीचर्स क्या है हमारे। तो सबसे पहले तो आपको लाइव क्लास मिलती है। दूसरी चीज पोल्स का सिस्टम होता है। तीसरा राइज हैंड का ऑप्शन है, यानी कि क्लास में आप टीचर से बात भी कर सकते हैं। तीसरी चीज नोटिफिकेशन मिलता है, क्लास मिस नहीं होती है, लेक्चरर्स के नोट्स मिलते हैं, आप कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हैं। ठीक है, टॉपिक आपका क्या होगा, इंडियन ज्योग्राफी। अपन बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की, रिवीजन क्लास है इंडियन ज्योग्राफी की, उसकी अपन बात करेंगे भारत का भूगोल। भारत का भूगोल, भारत का भूगोल पढ़ेंगे आज मेरे दोस्तों, इसका रैपिड रिवीजन करेंगे। तो लगभग मैं कंप्लीट भारत का भूगोल आपको फास्ट तरीके से रिवीजन करा दूंगा, जिससे कि आपको समझ में आए। देखो सबसे पहले अपन बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। इन चीजों को आपको साथ के साथ याद रखना है। आपसे पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा है, 7वां बड़ा देश है। ध्यान रखना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। 6 बड़े देशों की बात करें तो यहाँ पे आपको एक कोड याद कर लेना, CODE, ये कोड याद करना जिससे कि आपको चीजें याद हो जाए। रुक क्यूबा, रुक ये कोड याद रखना, ये कोड याद रखना। 6 बड़े देशों में रुक क्यूबा, देखो फर्स्ट नंबर पर रूस आ गया है, फिर सेकंड पे कनाडा आ गया है, फिर 3 पे सी पे चीन आ गया है, यू पे यूएसए आ गया है, बी पे ब्राजील आ गया है, ए पे ऑस्ट्रेलिया आ गया है, और देन उसके बाद में हमारा आ जाएगा इंडिया। देन उसके बाद में क्या आ जाएगा, इंडिया आ जाएगा मेरे परम मित्रों, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आ जाएगा इंडिया, ये आपको याद रखना है, ये कोड याद रखना, रुक क्यूबा। तो देखो 6 बड़े देशों में 7वां हमारा भारत है, रूस है, कनाडा है, चाइना है, यूएसए है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये ध्यान रखना है, पूछ लेता है भाई, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। 2.4% है। अब एक एक चीज को जो अपन ने पढ़ा उसको अपन यहाँ पे मैं आपको एक बार रिपीट करा देता हूं, जिससे कि आपको सब चीजें याद होती चले। मेरा टारगेट है आपको याद कराना, रटाना नहीं। सबसे पहले तो आपको याद रखना है, विश्व में, विश्व में इंडिया की स्थिति की अगर मैं बात करूं, इंडिया की स्थिति की बात करूं तो कौन से नंबर पर है, 7वें नंबर पर, 7वें नंबर पर है। ध्यान रखना है, 6 अगर बड़े देशों की बात करें अपन तो इसका एक कोड मैंने आपको पीछे लिखा है, रुक क्यूबा, यानी कि रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। ये क्लियर हो गया। अगर इसके क्षेत्रफल की अपन बात कर लें, उस स्लाइड में जो चीज थी उनकी अगर मैं बात करूं, क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं मेरे परम मित्रों, तो क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263। क्षेत्रफल की बात करें 32,87,263, 32,87,263, और ये 32,87,263 अगर मैं विश्व के संदर्भ में बात करूं, विश्व के संदर्भ में बात करूं तो विश्व के संदर्भ में ये कितना है मेरे मित्रों, 2.4%, 2.4%। तो इस स्लाइड में यही चीजें हैं जो आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट, भारत का विस्तार। अब भारत का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में बात करें तो कहां से शुरू हो रहा है। पहली बात तो भारत जो है अक्षांशों की दृष्टि से देखें तो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है अक्षांशों की दृष्टि से, और देशांतरों की दृष्टि से देखते हैं भारत को तो पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है।
पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। दो चीज याद रखना, भारत अक्षांश की दृष्टि से अगर आप देखोगे तो उत्तरी गोलार्ध में है, और अगर देशांतर की दृष्टि से देखोगे तो पूर्वी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध की अगर मैं बात करूं तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच में, जबकि देशांतरों की बात करूं तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच में फैला हुआ है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार बात करें तो 3214 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम इसका विस्तार 2933 किलोमीटर है। अब ये फैक्ट आपको याद रखना है। आपको ऐसे लग रहा है कि सर ये कोई पूछा जाता है क्या, या हमारे एग्जाम में पूछेगा क्या, इनकी क्या जरूरत है? अरे मेरे भाई, आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि भारत का उत्तर दक्षिण की बजाय पूर्व पश्चिम में विस्तार ज्यादा है। अब भाई साहब, वहां पे अगर ये फैक्ट याद है तो आप कर पाओगे, अगर फैक्ट याद है नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। भारत का दक्षिणतम बिंदु, देखो भारत का दक्षिणतम बिंदु अगर मैं बात करूं तो ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है, तथा भारत का उत्तरतम बिंदु जो आपके पामीरियन घाट है उसके जस्ट नीचे इंदिरा कोल है। पामीरियन घाट के जस्ट नीचे इंदिरा कोल है। तो भारत के उत्तर में तो लास्ट स्टेज इंदिरा कोल है, और भारत के दक्षिण में लास्ट स्टेज इंदिरा पॉइंट है। ये आपको ध्यान रखना। ये इंदिरा पॉइंट जो है आपका, ये 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जबकि इंदिरा कोल की अगर मैं बात करूं मेरे मित्रों तो इंदिरा कोल आपके 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है। यह आपको ध्यान रखना है, पामीर घाट के दक्षिण में। भारत का पूर्वतम बिंदु अरुणाचल प्रदेश में वालांगू तथा पश्चिमतम बिंदु कच्छ के रण में सरक्रीक, और जैसे सरक्रीक के पास में जो है वो है आपका गौर माता, गौर या गुहार माता, ये आपको ध्यान रखना है। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कहां से गुजरती है? भारत के मध्य से होकर गुजरती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत का अक्षांश, देशांतर, भारत की लंबाई चौड़ाई, भारत का उत्तर बिंदु, भारत का दक्षिण बिंदु, ये आपको समझ में आया होगा। भारत का पूर्वी बिंदु, भारत का पश्चिम बिंदु, ये भी आपको समझ में आया होगा। समझ में, यहाँ पे उम्मीद ये करता हूं कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो मेरे दोस्तों, मतलब अपन जैसे इस प्रकार से मैं आपको बताऊं, एक मिनट रुकना, थोड़ा मैं हाईलाइट ले लूं। अब देखो, ये मैंने उत्तर से दक्षिण, ये मैंने पूर्व से पश्चिम। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये अक्षांश आपके 8 डिग्री है, और इसकी बात करूं तो ये कितनी है आपके 37 डिग्री वाला। ये वाला पार्ट 68 डिग्री और ये वाला 97 डिग्री वाला। उत्तर से दक्षिण की लंबाई की मैं बात करूं तो 3214 है, और इसकी बात करूं तो 2933 है। ये सारा आपको, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ पे आपका गुजरात है। ध्यान रखना है, अरुणाचल प्रदेश गुजरात। और यहाँ पे नॉर्थ में अगर जाओगे तो उसको उत्तरतम बिंदु बोलेंगे, और ये मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। लेकिन दक्षिण बिंदु की बात करें तो यहाँ पे आपके ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, ये सारा कुछ आपके सामने लिखा हुआ है। इंदिरा कोल जो पामीर घाट के दक्षिण में स्थित है, ये जो इंदिरा कोल है आपका, ये वाला जो बिंदु है, ये कितने डिग्री अक्षांश पे है मेरे मित्रों? इसको याद रखना, ये आपका है 8 डिग्री 4 मिनट पर। 8 डिग्री 4 मिनट पर, ये मिनट का सिंबल, सॉरी 8 डिग्री 37 डिग्री, ये एक मिनट इरेज करूंगा इसको। ये वाला जो अक्षांश है 37 डिग्री 6 मिनट पर है। ये वाला अक्षांश आपका है 37 डिग्री
6 मिनट पर। ये सिस्टम थोड़ा सा खराब हो रहा है जिससे लिखने में तकलीफ होती है। और ये वाला देखो, ये मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु है मेरे बच्चों, कैप कैमरून। ये है आपका 8 डिग्री 4 मिनट पर, 8 डिग्री 4 मिनट पर। ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु है। और ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो है 6 डिग्री 45 मिनट पर, जो 2004 में जो सुनामी आई थी उसके कारण ये डूब गया, जलमग्न हो गया। अब देखो, ये गुहार माता है, ठीक है, और ये किबुथु है, वालांगू अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ये है आपका 97 डिग्री 25 मिनट, और ये है 68.7। ये आपको ध्यान रखना है। लंबाई चौड़ाई देखो 3214 उत्तर से दक्षिण, और इधर 2933। ठीक है, अब देखो इसके बहुत सारे नाम हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं। आपसे ये नाम याद रखना है, ये पूछ लेता है। इसके जो नाम है इंदिरा पॉइंट की, इंदिरा पॉइंट को किस किस नाम से जानते हैं? देखो, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इसको किस किस नाम से जानते हैं? देखो, पार्सियन। अब यार सिस्टम थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है बच्चों, लिखने में तकलीफ होती है। पार्सियन पॉइंट है, पिग्मेलियन पॉइंट है, लाहीचांग है, ये इसी के हैं सब चीज। पार्सियन, पिग्मेलियन, लाहीचांग, ये इसी के नाम हैं सारे के सारे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई, मैप बना हुआ है। अब देखो, कर्क रेखा पर स्थित भारतीय राज्य निम्नलिखित है। कर्क रेखा पर स्थित भारत के राज्य कौन कौन से हैं? अगर अपन क्रम से चले, क्रम से अगर मैं बात करूं, क्रम की, आपको सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं आपके सामने, क्रम की बात करूं तो मैं आपको एक कोड लिख देता हूं, इस कोड के माध्यम से ये सब कुछ याद हो जाएगा। कोड के माध्यम से ये सब कुछ आपको याद हो जाएगा। कोड याद रखना इसका, गुरूम छज्जा पवित्रम। देखो, गुरूम, गुरूम, एक 3 राज्य हो गए इसमें, गुरूम, और नीचे फिर मैं लिख रहा हूं छज्जा पवित्रम। भाई देखो, ये सिस्टम थोड़ा सा मिस्टेक करना है, लिखने में थोड़ी तकलीफ होती है, पवित्रम। अब ये बन गया आपका, देखो, गुजरात, पहला बन गया गुजरात। अगर आपको राइट डाउन कर रहे हो, लिखना चाह रहे हो तो लिख सकते हो गुजरात। फिर उसके बाद में राजस्थान, फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद में आपका छत्तीसगढ़ है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद में आपका झारखंड है, छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर उसके बाद में पश्चिमी बंगाल है, वेस्ट बंगाल है। ठीक है, फिर उसके बाद में त्रिपुरा है, और फिर उसके बाद में आपके मिजोरम है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है क्या? ये क्रम से बताया मैंने। देखो, सबसे पहले आपका गुजरात है, देन उसके बाद में राजस्थान है, जहां से गुजरती है, क्रम पूछ लेता है। देन उसके बाद में मध्य प्रदेश है, देन उसके बाद में आपका छत्तीसगढ़ है, देख लो आप, फिर झारखंड है, फिर पश्चिमी बंगाल है, फिर उसके बाद में त्रिपुरा आ जाएगा। आप देखो, इधर से जाओगे ना तो त्रिपुरा आ जाएगा, फिर उसके बाद में मिजोरम। तो क्रम से 8 राज्य हैं ये। टोटल कितने राज्य हैं? 8। देखो आराम से, 1 2 3 4 5 6 7 8। एग्जाम में पूछता है कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से। ये आपको ध्यान रखना है। तो मेरे परम मित्रों, ये उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी पूरी। तो अपन बात करें कर्क रेखा की। भाई कर्क रेखा की अपन बात करें,
कर्क रेखा, तो आपको पता है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, भारत के 8 राज्य। और बच्चों इसका आपको कोड याद कर लेना है, कोड आपसे पूछेगा, कोड आपको याद रख लेना है, गुरूम छज्जा पवित्र, गुरूम छज्जा पवित्रम, ये आपको ध्यान रखना है, कोड है गुरूम छज्जा पवित्रम। बस कर्क रेखा की बात खत्म। अब कुछ फैक्ट है जिनको याद रखना है। रांची, झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित है। क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है? तो झारखंड की राजधानी रांची जो है वो कर्क रेखा पर स्थित है। पहली बात याद रखना, झारखंड की राजधानी रांची जो है वो कर्क रेखा पर स्थित है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर लंबी है। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर लंबी है। विश्व में सबसे बड़ी स्थलीय सीमा, भाई साहब तटीय सीमा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, विश्व में स्थलीय सीमा की बात कर रहा हूं मैं, तटीय सीमा की बात नहीं कर रहा। तटीय सीमा कनाडा की है, जबकि स्थलीय सीमा 24,000 किलोमीटर किसकी है? चाइना की है। ध्यान रखना है, विश्व में सबसे बड़ी स्थलीय सीमा चीन की है, 24,000 किलोमीटर। भारत की सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश की है, मतलब भारत की सबसे बड़ी सीमा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। ध्यान रखना है, भारत की सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश। तत्पश्चात किसकी लगती है? चीन, पाकिस्तान और नेपाल की लगती है। ये आपको ध्यान रखना है। भारत की सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है, परंतु वास्तव में सबसे छोटी सीमा किसकी है? भूटान की है। ध्यान रखना है, लेकिन आपको याद अफगानिस्तान ही रखना है मेरे मित्रों, ये यूपीएससी और इनकी माइनर क्वेश्चन है। तो भारत की सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान है, याद रखना है, लेकिन रियलिटी में देखेंगे तो भूटान की सीमा सबसे छोटी है। भारत में मुख्य भूमि की तटरेखा, भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी तटरेखा की लंबाई की मैं बात करूं तो 6100 किलोमीटर है। यदि द्वीपों की लंबाई इसमें शामिल कर ले तो 7516.6 किलोमीटर है। याद भाई साहब 7516.6 किलोमीटर है, आपको ध्यान रखना है। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी तथा दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश की है। गोवा की तटरेखा सबसे छोटी है। अगर आपकी तटरेखा की बात करें तो तटरेखा पर सबसे लंबी तटरेखा जो है वो गुजरात की है, और गुजरात ऑप्शन में नहीं हो तो फिर आंध्र प्रदेश है, और सबसे छोटी की बात करें तो गोवा की है। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कुछ चीजें अपन देखते हैं। सबसे पहले देखो भारत की सीमा, भाई मैं लिखने में थोड़ा सा यहाँ पे है ना स्लो स्पीड रहेगी, क्योंकि ये सिस्टम थोड़ा सा दिक्कत करता है। भारत की स्थल सीमा, भारत की स्थल सीमा, भारत की स्थल सीमा की अगर मैं बात करूं तो कुछ नहीं है, सिंपल सा कोड याद रखना, बै चे पै न 55। देखो भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश। बस कोड याद रखना, बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश। ऑप्शन में बांग्लादेश नहीं आए तो चीन, ऑप्शन में चीन भी नहीं आए तो पाकिस्तान, पाकिस्तान। ऑप्शन में पाकिस्तान भी नहीं आए तो फिर नेपाल। ओके, अब यहाँ पे अगर ये तो लंबी हो गई, अगर मैं छोटी की बात करूं, छोटी, तो मेरे परम मित्रों आपको ध्यान रखना है, सबसे छोटी है अफगानिस्तान की।
अब आजकल अफगानिस्तान नहीं देगा तो क्या देगा आपको, भूटान देगा। अगर अफगानिस्तान नहीं दे, भूटान देगा, ध्यान रखना है। क्लियर? ये सबसे छोटी और सबसे बड़ी बता दी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपके सामने मेरे परम मित्रों, तो यहां पे एक चीज याद रखना, स्थल सीमा, स्थल सीमा, और एक है तटीय सीमा। अगर मैं बात करूं तो स्थल सीमा, अगर मैं बात करूं भारत की, तो भारत की स्थल सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर। और विश्व में सबसे बड़ी किसकी है, चाइना की। विश्व में फर्स्ट नंबर पर अगर मैं किसी देश की बात करूं मेरे मित्रों, तो फर्स्ट नंबर पर कौन सा देश है, चीन, जिसकी कितनी है 24,000 किलोमीटर। भारत की अगर मैं बात करूं तटीय सीमा की, तो भारत की कितनी है मेरे मित्रों, आपको ध्यान रखना 6100 किलोमीटर। और यदि तटीय सीमा की अगर मैं विश्व के संदर्भ में बात करूं, तो सबसे बड़ी किसके पास है, कनाडा। तटीय सीमा विश्व में सबसे बड़ी किसकी है, कनाडा की। और कनाडा की तटीय सीमा कितनी है मेरे मित्रों, लगभग 96,000 के आसपास। ये आपको ध्यान रखना है। तटीय सीमा विश्व की सबसे बड़ी कनाडा की है, स्थल सीमा विश्व में सबसे बड़ी चाइना की है, आपको ध्यान रखना है। और भारत की स्थल सीमा सबसे लंबी बांग्लादेश के साथ में लगती है। तो ये जो चीजें थी मैंने आपको पूरी कंप्लीट आपको बता दी है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। और राज्य देखो, समुद्र तट पर कौन कौन से राज्य हैं उनकी अपन बात कर लेते हैं। तो टोटल 9 राज्य होंगे, एक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये पाकिस्तान को क्यों ले, इसी में करेंगे अपन। तो एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गए, यहाँ 2 इधर हो गए, तो पाकिस्तान को नहीं लेना। अब देखो ये राज्य हैं और यहाँ पे कौन कौन से समुद्र तट है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे सौराष्ट्र तट कहां पर स्थित है, तो गुजरात में है। सौराष्ट्र तट कहां पे है, गुजरात में। कोंकण तट कहां है, गोवा और महाराष्ट्र में संयुक्त है। समझ में है ना। कैनरा कहां पे है, कैनरा, कैनरा है ये, कैनारा नहीं है, कैनरा है ये, कैनरा, कैनरा। कैनरा की बात करूं तो कर्नाटक में है। मालाबार की अगर मैं बात करूं तो केरल में है। कोरोमंडल की बात करूं तो तमिलनाडु में है। उत्तरी सरकार की बात करूं तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में है। सुंदरबन की बात करूं तो पश्चिमी बंगाल में है। और मकरान की बात करूं तो पाकिस्तान में है। ये समुद्री तट है, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैसे सौराष्ट्र तट कहाँ पे स्थित है, तो गुजरात में है। कोंकण कहाँ कहाँ पे है, गोवा और महाराष्ट्र में है। कैनरा कहाँ पे है, कैनरा कर्नाटक में है, याद रखना है, कैनरा कर्नाटक में है। ठीक है। और आपसे पूछे मालाबार कहाँ पे है, जिसको कैनरा को कन्नड़ भी बोल देते हैं, कन्नड़, कन्नड़ भी कह देते हैं। तमिलनाडु में कोरोमंडल पूछे, तमिलनाडु में। उत्तरी सरकार पूछे, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में है। सुंदरवन पूछे, पश्चिमी बंगाल में है। और मकरान पूछे तो कहाँ पे है, पाकिस्तान में। जैसे पूछे मकरान समुद्री तट कहाँ पे है, अब पूछ लिया मकरान समुद्री तट कहाँ पे है, तो फिर हवा भी निकल जाएगी और धुआं भी निकल जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि आपकी हवा और धुआं बरकरार रहे, वो निकले नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे जैसे उत्तरी सरकार पूछ ले कि कौन से राज्यों में है, तो 2 राज्य याद रखना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। और जैसे आपसे कोंकण पूछ ले तो 2 याद रखना है, गोवा और महाराष्ट्र। दंडना दंडन है, ये समुद्री तट है। अब देखो आपको ये मिल रहा होगा, ये कोंकण तट है, जिसको इसको बोलेंगे कन्नड़ तट है। ये मालाबार तट है,
ये कोरोमंडल तट है, ये उत्तरी सरकार का तट है, ये उत्कल का तट है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, और यहाँ पे अगर जाओगे तो काठियावाड़ है। अब यहां से भी क्वेश्चन पूछता है काठियावाड़, काठियावाड़। अब यहाँ पे पहली बात तो ये पूछेगा कि भारत के पश्चिम तट पर कौन कौन से स्थित है। भारत के पश्चिम तट पर, भारत के पश्चिम तट पर, और एक क्वेश्चन पूछेगा भारत के पूर्वी तट पर, पूर्वी तट पर। ठीक है, तो यहां पे पश्चिम पे देखो काठियावाड़ है, कोकण है, कन्नड़ है, मालाबार है। पूर्वी तट पर बात करेगा तो उत्कल है, उत्तरी सरकार है, कोरोमंडल है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है कि कौन सा भारत के पश्चिम तट पर है और कौन सा भारत के पूर्वी तट पर है। समझ में आ गया भाई, भारत के पूर्वी तट पर कौन सा है और भारत के पश्चिम तट पर कौन सा है, ये आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब ये भी पूछ लेता है जैसे उत्तरी सरकार में कौन कौन सी नदियां हैं, तो कृष्णा और महानदी है, तो ये भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट है भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान लिखा हुआ है, भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश की सीमा को, अब देखो भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश, इंपॉर्टेंट चीज है ये। भारत पाकिस्तान भारत बांग्लादेश की सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, क्योंकि पहले पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। पूर्वी पाकिस्तान ही आज बांग्लादेश है, जबकि भारत चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। ध्यान रखना है भाई, भारत और पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है इसे रेड क्लिफ सीमा रेखा कहा जाता है, जबकि भारत और चीन की सीमा को मैकमोहन सीमा रेखा कहा जाता है। तो पहले ये पूर्वी जो बांग्लादेश है ये पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान की अस्थायी सीमा को एलओसी कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, जबकि भारत और चीन की अस्थायी सीमा रेखा को जम्मू कश्मीर में एलएसी कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो एलओसी का मतलब क्या होता है, लाइन ऑफ कंट्रोल, और एलएसी का मतलब क्या होता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। आपको ध्यान रखना है, क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना न तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है और न ही समुद्र तट पर स्थित है। याद रखना है, हरियाणा 1, मध्य प्रदेश 2, छत्तीसगढ़ 3, झारखंड 4, तेलंगाना 5। ये 5 भारत के राज्य ऐसे हैं जो न तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और न ही किसी समुद्र तट पर स्थित है, न ही कोई तटीय सीमा बनाते हैं। परीक्षा में प्रश्न पूछता है, समझ में आ गया, ये आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि हरियाणा, ये 5 नाम भी याद रखना है क्योंकि 5 ही राज्य हैं, कम है, इसलिए पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा राज्य न तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है और न ही समुद्र तट पर। तो हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, याद रख लेना है, ये ऐसे राज्य हैं जो न अंतरराष्ट्रीय बनाएंगे न समुद्री। अब देखो, उत्तर प्रदेश निम्न राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के साथ में सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश जो है निम्न राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के साथ में, देखो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, दिल्ली है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, समझ में आना, झारखंड है, और आपका एक है बिहार। ध्यान रखना है, तो यूपी इतने राज्यों से जुड़ा हुआ है, यूपी इतने राज्यों से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो 8 राज्य प्लस 1 यूटी, 8 प्लस 1, तो यूपी
भारत का ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। भारत का वो कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। तो आपको ध्यान रखना है यूपी। जल विभाजक, आप देखो जल विभाजक जो है कौन कौन से हैं, जैसे 8 डिग्री चैनल जो है ये मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में विभाजन करने का काम करती है। 9 डिग्री जो चैनल है ये कवाराती और मिनिकॉय के बीच में जल विभाजक का काम करता है। 10 डिग्री जो चैनल है ये अंडमान और निकोबार के बीच में जल विभाजक का काम करता है। डंकन जो पास है ये दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान को अलग करता है। इसको साउथ अंडमान बोलेंगे, इसको लिटिल अंडमान बोलेंगे, इसको लिटिल अंडमान बोलेंगे और इसको साउथ अंडमान बोलेंगे। आपको ध्यान रखना है। कोको पास ये उत्तरी अंडमान जिसको नॉर्थ अंडमान बोलते हैं और इसको कोको द्वीप जो आपके म्यांमार में स्थित है को अलग करता है। ग्रांड चैनल जो है ये ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। तो ये सारी चीजें आपसे पूछ सकता है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। ये फैक्चुअल चीजें आपसे पूछ सकता है। चैनल का मतलब एक प्रकार की अक्षांश, ठीक है। चैनल का मतलब एक प्रकार की क्या है, अक्षांश। आप यहाँ पे 8 डिग्री अक्षांश आए तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है बच्चों। ये सारे याद रखना है, 6 हैं, ये सब चीजें आपको याद रखना है। 8 डिग्री चैनल है आपके, 9 डिग्री चैनल है आपके, 10 डिग्री चैनल है आपके, डंकन पासा है, कोको पासा है, ग्रांड चैनल है, कौन किसको अलग करता है। भारत के दक्षिण में, भारत के दक्षिण में अगर मैं बात करूं तो हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर तथा उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है। आपको याद रख लेना है। तो भारत की स्थिति भी आपको ध्यान रखना है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, यह आपको ध्यान रखना है, और पश्चिम में अरब सागर है और उत्तर में हिमालय पर्वत है। आपको याद रख लेना है। क्लियर है ये। अब भारत और श्रीलंका के बीच में 2 समुद्र हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में कितने हैं, 2 समुद्र हैं। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है बेटा, ये फैक्चुअल चीजें हैं, इनको याद रखना। एक है पाक की खाड़ी और एक है मन्यार की खाड़ी। भारत और श्रीलंका के बीच में क्या क्या है, पाक की खाड़ी है, मन्यार की खाड़ी है। तो आपको पता ही होगा। अब कई बच्चे सोचते हैं सर एक ही तो होगा, यार बच्चों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। पाक की खाड़ी है, मन्यार की खाड़ी है। पाक स्ट्रेट की अगर बात करें तो पाक की खाड़ी वह बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। पाक की खाड़ी व बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। या ना, गुजरात खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी से घिरा हुआ है। ये फैक्चुअल चीजें हैं जिनको आपको याद रखना है। पाक स्ट्रेट की अपन बात करते हैं तो पाक की खाड़ी व बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है पाक स्ट्रेट, और गुजरात जो है ये खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी से घिरा हुआ है। तो ध्यान रखना है। भारत के पास कुल 572 द्वीप हैं छोटे मोटे। यहाँ पे सारे मिलाने हैं अपन को। 572 द्वीप कैसे हैं, छोटे मोटे, छोटे मोटे, जिसमें से अंडमान और निकोबार सबसे बड़ा द्वीप समूह है। तो भारत के पास कुल 572 द्वीप हैं जिसमें से अंडमान और निकोबार सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ध्यान रख लेना है, ठीक है। अंडमान में छोटे मोटे 325 द्वीप है जिसके मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है। देखो भारत के पास कुल 572 द्वीप है जिसमें अंडमान और निकोबार सबसे बड़ा द्वीप है। अब ये टोटल की बात करें तो भी अंडमान और निकोबार बड़ा है, और अंडमान में अगर बात करें तो 325 द्वीप है छोटे मोटे जिसके मध्य अंडमान सबसे बड़ा है, याद रखना। निकोबार द्वीप द्वीप की बात करें तो यहाँ पे लगभग कितने हैं, छोटे मोटे 24 द्वीप हैं, ठीक है। लक्षद्वीप में कुल कितने हैं, 35 द्वीप है जो मूंगे की चट्टान से बने हैं। किससे बने हुए हैं, मूंगे की चट्टान से बने हुए हैं। ये आपको ध्यान रखना है भाई। अंडमान निकोबार की अगर बात करें तो ये
टोटल कितने हैं 325 द्वीप, जिसके मध्य अंडमान सबसे बड़ा है। निकोबार में टोटल कितने अकेले में 24 द्वीप है अकेले में, तो ये ध्यान रखना है। और 204 और 43 वो भी क्लासिफिकेशन पड़ा होगा, तो वो मेजर द्वीप है, तो कंफ्यूज नहीं होना। लक्षद्वीप में कुल कितने हैं 35 है, और जो किससे बने हुए हैं मूंगे की चट्टान से। तो यानी कि आपको याद रखना है लक्षद्वीप के जो द्वीप है वो किससे निर्मित है, कोरल। कोरल, कोरल का मतलब क्या होगा, प्रवाल। कोरल का मतलब क्या होगा, प्रवाल, आपको याद रखना है। तो देखो अब ये आपको दिख रही होगी श्रीलंका है, ये पाक की खाड़ी है, पाक भी लिखा हुआ है, ये यहाँ पे है, ये देखो ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे है ये, यहाँ पे। तो देखो ये श्रीलंका हो गई, ठीक है, ये आपका भारत का तमिलनाडु हो गया। अब यहाँ पे देख लो ये बे ऑफ बंगाल है, ये दिख रहा होगा आपको, नक्शा भी दिख रहा होगा, बे ऑफ बंगाल है, पाक स्ट्रेट है, पाक की खाड़ी है, दिख रहा होगा आपको, पाक की खाड़ी है, समझ में है ना। और गल्फ ऑफ मन्नार है, नीचे दिखेगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा गल्फ ऑफ मन्नार, साउथ में है गल्फ ऑफ मन्नार, और नॉर्थ में है बे ऑफ पाक, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा मेरे मित्रों। अब यहाँ पे देखो ये आपको, ये देखो ये भगवान राम ने श्रीलंका जाने के लिए एक सेतु का निर्माण किया था, जिसे रामेश्वर द्वीप के नाम, रामेश्वर के नाम से जानते हैं, ये दिख रहा होगा। अब देखो ये है आदम का पुल, ये आदम, और ये क्या है, ये है आपके रामेश्वर, ये रामेश्वर है, ये रामेश्वर है मेरे मित्रों, ये पम्बन है, ये पम्बन है, दिख रहा होगा आपको, ये पम्बन है, रामेश्वर है, आदम है, ये है आदम, रामेश्वरम, पम्बन। और ये सब किससे बने हुए हैं, ये सब मूंगे की चट्टान से निर्मित है, ध्यान रखना है आपको। अब देखो पम्बन द्वीप पर ही रामेश्वर है, पम्बन पर ही क्या है, रामेश्वर है, पम्बन पर ही क्या है, रामेश्वर है, जिसको राम ने बनाया था। बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन डेल्टा में न्यू मूर द्वीप स्थित है, जो रेत से निर्मित है, जो रेत से निर्मित। अब रेत कहां से आ गई, नदियों के द्वारा लाई गई अवसाद से। न्यूमूर जो द्वीप है ये बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन डेल्टा के पास में स्थित है, जिसपे बांग्लादेश अपना अधिकार बताता है। ये नदियों के द्वारा लाई गई अवसाद से निर्मित है, नदियों के द्वारा लाई गई अवसाद, द्वारा लाई गई अवसाद से। तो नदियों के द्वारा लाई गई अवसाद से निर्मित है, आपको ध्यान रखना है। ये पूछ लेता है न्यूमूर, तो न्यूमूर जो द्वीप है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद का कारण है मेरे मित्रों। बांग्लादेश इस पर अपना अधिकार बताता है, भारत अपना अधिकार बताता है। नदियों के द्वारा लाई गई अवसाद के जमाव से निर्मित है, रेत से निर्मित है, तथा ग्लोबल वार्मिंग के कारण विलुप्त होने की स्थिति में है, ध्यान रखना है। जलवायु परिवर्तन के कारण विलुप्त होने की स्थिति में। भारत को उसकी भिन्नताओं और विशालता के कारण उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। उपमहाद्वीप यानी कि भारत ऐसा है जो एक महाद्वीप का काम कर सकता है, यानी कि भारत में देखो कितने देश समाये हुए हैं, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार इसमें घुसा पड़ा है, बगल में बांग्लादेश घुसा पड़ा है, पाकिस्तान इससे अलग हो गया, अफगानिस्तान लगा हुआ है। तो भारत इनको जन्म दे सकता है और भारत की भूमि इसमें संलग्न है। तो भारत को उसकी भिन्नता और विशालता के कारण उपमहाद्वीप कहा जाता है। अब कुछ बिंदु देखो, फलोदी, फलोदी पड़ता है राजस्थान के जोधपुर में, फलोदी कहाँ पड़ता है, राजस्थान के जोधपुर में। सर्वाधिक तापमान 51 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है फलोदी में,
सर्वाधिक तापमान हाल ही में 51 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जैसलमेर में भी तापमान खूब होता है, चूरू में भी तापमान खूब होता है, ध्यान रखना है। कारगिल सेक्टर में स्थित द्रास भारत का सबसे ठंडा स्थल है, जहाँ पे -50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। बच्चों देखो, द्रास में, द्रास जो है ना 50 डिग्री, -50 डिग्री। अब देखो हमारे आर्मी के जो नौजवान हैं, ये कैसे -50 डिग्री सेंटीग्रेड में अपने आप को जीवित रखते हैं और कैसे देश की रक्षा करते हैं। और इन्हीं के बदौलत है ना मेरे परम मित्रों, आप आज सुरक्षित हैं। तो एक सैल्यूट हमारे आर्मी के जवानों के नाम होना चाहिए मेरे दोस्तों, क्योंकि आप उन्हीं की बदौलत सुरक्षित है। अब देखो 50 डिग्री, भाई साहब यहाँ तो 10 डिग्री टेम्परेचर में तुम 10 डिग्री 8 डिग्री टेम्परेचर में ही दांत बोनने लग जाते कड़क कड़क। ये सोचो कारगिल सेक्टर में -50 डिग्री में कैसे नौकरी करते हैं। पानी जम जाता है तो क्या खून नहीं जमता है क्या? किस तरीके से नौकरी करते हैं, किस तरीके से अपनी जान को दाव पे लगा के रखते हैं। ठीक है ना। तो जहां भी आर्मी के जवान मिले उनका सम्मान, उनकी इज्जत किया करो। ठीक है। और एक सल्यूट इनके नाम। तो जब भी तो बोलते हैं जय जवान जय किसान। किसान नहीं होगा तो आपको अन्न नहीं मिलेगा, जवान नहीं होगा तो आपकी रक्षा नहीं होगी। तो कारगिल सेक्टर में टेम्परेचर इतना होता है, और राजस्थान के जोधपुर फलोदी में टेम्परेचर 51 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये भी रिकॉर्ड तोड़ है, गर्मी भयंकर पड़ती है। मासिन राम की अगर मैं बात करूं, मासिन राम की अगर मैं बात करूं तो पहले चेरापूंजी था, अब मासिन राम है। ठीक है। मासिन राम मेघालय में विश्व का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है मेरे मित्रों, आपको ध्यान रखना है मासिन राम। अब मासिन राम के बाद में कौन सा है? चेरापूंजी। और ये विश्व का है, भारत का नहीं बता रहा मैं, विश्व की बता रहा हूं पूंजी। तो भारत का तो अपना आप ही हो जाएगा। ठीक है। लेह की अगर मैं बात करूं, लद्दाख, लेह लद्दाख न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है, 6 सेंटीमीटर वर्षा, वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है लेह। ध्यान रखना। तो भारत का सबसे शुष्क स्थानों में आता है ये, भारत का सबसे शुष्क स्थान। जब भी तो मरुस्थल बोलते हैं, बताओ 6 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करता है। तो लेह न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है भारत में। मासिन राम जो है जैसलमेर में कम वर्षा प्राप्त करता है, लेकिन लेह से तो ज्यादा ही करता है। तो ये इसी को इसीलिए तो बोलते हैं शीत शुष्क मरुस्थल, ठंडा सूखा मरुस्थल। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में 3 और समुद्रों का होना भारतीय जलवायु की विशिष्टता प्रदान करता है। हमारे उत्तर में क्या है? हिमालय है मेरे परम मित्रों। ठीक है। और हमारे दक्षिण में क्या है? हमारे उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर है। ठीक है। एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, एक तरफ आपके लक्षद्वीप है। तो भारतीय जलवायु को ये विशिष्टता क्या करता है? प्रदान करता है। अब भारत के भागों की बात करें तो भारत में 11% पर्वतीय भाग है, 18% पहाड़ी भाग है, 28% पठारी भाग है और 43% मैदान है। इनको भी याद कर लेना, यहां से प्रश्न सुमेलित में पूछ लेता है। ये इंट्रोडक्शन जनरल भारत का बता रहा हूं आपको, तो यहां से भी ये पूछ लेता है। पर्वतीय भाग, पहाड़ी भाग, पठारी भाग, मैदानी भाग, ध्यान रखना है। अब भारत के सबसे बड़े राज्यों की बात करें तो भारत के सबसे बड़े राज्य देखो, राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। परीक्षा में प्रश्न सुमेलित में पूछ लेता है। 342 इसका क्षेत्रफल है, 3,8 है, 3,7 है, 2,4 है। ध्यान रखना है। तो भारत के सबसे बड़े राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये भारत के सबसे बड़े किस दृष्टि से है मेरे मित्रों? क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है। 342, 3,8, 3,7, 2,4। भारत के सबसे छोटे राज्य, भारत के सबसे छोटे राज्य गोवा है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, नागालैंड है।
गोवा है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, नागालैंड है। क्षेत्रफल आप देख लेना भारत के छोटे राज्यों में, तो देखो इसका 7,000 है, इसका 10,000 है, इसका 16,000 है, इसका 3700 है, याद रखना है। तो गोवा का 3700 2 किलोमीटर, सिक्किम का 70,000 7,096, 10,486, 16,579। तो ये क्रम आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 8,294 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो आपका है ये 8,294 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, जो मेरे मित्रों 8,294 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तथा लक्षद्वीप की अगर मैं बात करूं तो ये 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और सबसे बड़ा अंडमान निकोबार। भारत के प्राकृतिक भाग, भारत के प्राकृतिक भाग, भारत के प्राकृतिक भागों की बात करें तो भारत का भौतिक प्रदेश, भारत के भौतिक प्रदेश, भारत के भौतिक प्रदेश, भारत के भौतिक प्रदेशों की बात करूं तो भारत के भौतिक प्रदेशों में सबसे पहले उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का मैदान, थार का मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार और समुद्री तटीय मैदान, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, ये नया टॉपिक है आपका, भारत का एक इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का सामान्य परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का सामान्य परिचय, ये मैंने आपको कराया है। अब अपन करने वाले हैं भारत के भौतिक प्रदेश। तो भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं इनको अपन नेक्स्ट क्लास में पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। फिर उसके बाद में नदियां हैं तो उनको पूरी नेक्स्ट क्लास में अपन पूरा कवर करेंगे मेरे दोस्तों। पूरा नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा करने वाले हैं अपन, ठीक है ना। तो अनअकैडमी पे आइकॉनिक और प्लस कोर्स में आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। जो भी मेरा काबिल दोस्त जुड़ना चाहता है हमसे तो वेलकम रहेगा आप सभी का हमारे साथ में, स्वागत, अभिनंदन। आइकॉनिक और प्लस दोनों में आप हमसे जुड़ सकते हैं। फीस आपके सामने है, स्ट्रक्चर पता ही होगा आपको। आइकॉनिक अगर आपको लेना है तो आपको कोड यूज करना है राजेंद्र 10, प्लस भी आपको लेना है तो कोड यूज करना है राजेंद्र 10, ठीक है। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मित्रों, आभार आप सभी का। बाकी की बात अपन कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे।